हर कोई सोचता है कि तुम एक ईमानदार 3 गुणों वाले अच्छे छात्र हो, परंतु वास्तव में तुम एक क्रूर और हिंसक अंडरवर्ल्ड के राजा हो। न केवल तुम्हारे पास बहुत सारे गुंडे हैं, बल्कि तुम एक पूरी सड़क पर राज करते हो। दिन में तुम चश्मा पहनकर मंच पर पढ़ाई के अनुभव साझा करते हो और रात में काले जैकेट में बदलकर अपने साथियों के साथ 2 सड़कों पर कब्जा करने निकल पड़ते हो, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद तुम्हें एक सिस्टम मिला है जो बुरे लोगों को मारने पर तुम्हारी लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। हालांकि आज तुम्हें एक शैक्षिक लाइव प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया है। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले 2 समूहों में बंटे हैं। एक है अच्छे छात्र और दूसरा है बदमाश छात्र। इस समय स्कूल के गेट पर कुछ कैमरामैन तुम्हें हर तरफ से बिना रुके फिल्मा रहे हैं। फिर एक माइक्रोफोन लिए हुए एक महिला पत्रकार बाहर आती है और वह लाइव दर्शकों को परिचय देने लगती है। आर्यन छात्र, नमस्ते। सुना है आप पूरे राज्य के टॉपर रहे हैं, कृपया बताएं आप इतने अच्छे क्यों हैं? तुमने जवाब दिया, जैसा कि एंकर ने कहा, ज्यादा किताबें पढ़ो, ज्यादा अखबार देखो, कम नाश्ता खाओ और ज्यादा सो। लाइव दर्शक भी तुमसे बहुत प्रभावित हैं। सच में पूरे राज्य के पूर्व टॉपर की बात ही कुछ और है, इतनी विनम्रता से बोलते हैं। इस समय एंकर फिर पूछती है, आपको क्या लगता है अच्छे छात्रों और बदमाश छात्रों में क्या फर्क है? तुमने कहा, ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को भी आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। एंकर जी, आपको क्या लगता है, मैं अच्छा छात्र हूं या बदमाश? प्रिया ने सहजता से अच्छा छात्र कहने की सोची, परंतु उसने तुम्हारे काले चश्मे के नीचे जंगली आंखों की एक झलक देखी, ऐसी आंखें जो केवल बदमाश छात्रों में ही देखने को मिलती हैं। प्रिया ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें रगड़ा। तुमने अपना चश्मा ठीक किया और चेहरे पर फिर से मृदु और गर्म मुस्कान ले आए। एंकर जी, मेरी एक और मीटिंग है, मुझे पहले जाना होगा। तुमने लाइव दर्शकों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और भीड़ को पार करके मीटिंग में चले गए। और प्रिया एक एंकर के रूप में अपनी तीव्र अंतर्दृष्टि के कारण महसूस करती है कि तुम एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपाते हो। वह आंखें किसी अच्छे छात्र की नहीं हो सकती, सोचकर भी वह डर जाती है। प्रिया ने कैमरा क्रू को रुकने को कहा और खुद एक छोटा कैमरा लेकर चुपके से तुम्हारा पीछा करने लगी। वह जानना चाहती है कि तुम असल में क्या हो, परंतु प्रिया को निराशा हुई, क्योंकि उस दिन तुम या तो छात्र संघ में सहपाठियों की मदद कर रहे थे या शिक्षकों की कार्य समस्याएं सुलझा रहे थे। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जब वह कैमरा बंद करने ही वाली थी कि अजीब बात हुई। तुम क्लास के बाद छात्रावास नहीं गए, बल्कि एक सुनसान गली में मुड़ गए। उसे लगा कि कोई बड़ी खबर मिलने वाली है, इसीलिए वह छोटा कैमरा लेकर तुम्हारा पीछा करने लगी। तुम आगे चल रहे थे और पीछे मुड़कर देखा, प्रिया डरकर दीवार के पीछे छिप गई। तुमने यह देखकर होंठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। असल में तुमने शुरू से ही उसे देख लिया था, बस बताया नहीं। इस गली को पार करके तुम एक कबाड़ संग्रहण केंद्र पर पहुंचे। दादी सरिता, मैं फिर आपसे मिलने आया हूं। कुछ ही देर में एक बेंत के सहारे चलने वाली, बाईं टांग में थोड़ी विकलांग बुजुर्ग महिला कबाड़ संग्रहण केंद्र से बाहर आई। आर्यन, तुम फिर मेरे लिए कबाड़ बटोरने आए? दादी नहीं जानती कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। प्रिया को उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ एकाकी बुजुर्ग की मदद करने आए हो। उसे अपने पिछले संदेह पर बहुत शर्म आई और वह खुद बाहर आकर तुम्हारी मदद करने लगी। तुमने इस पर कुछ नहीं कहा। वापस जाते समय प्रिया ने गंभीरता से तुमसे माफी मांगी और तुमने मुस्कुराकर उसकी माफी कबूल कर ली। जाने से पहले प्रिया तुम्हें स्कूल वापस चलने को कहना चाहती थी, परंतु तुमने कहा कि अभी और काम है, स्कूल नहीं लौटोगे। हाल ही की घटना के बाद प्रिया को तुम पर कोई शक नहीं रहा, इसलिए उसने ज्यादा नहीं पूछा। कबाड़ संग्रहण केंद्र आबादी से थोड़ा दूर था। प्रिया अकेले चलते हुए उसे लगा कि पीछे कोई आ रहा है, जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसने कदम तेज कर दिए। जब वह इस बंजर जगह से बाहर निकलने ही वाली थी, अचानक 2 शराबी सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगे। प्रिया ने उन्हें देखा और डरकर अपने आप को कसकर पकड़ लिया। इस बेहद तनावपूर्ण पल में एक गर्म हाथ ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम किसी तरह प्रिया के पीछे आ गए थे। तुम्हें देखते ही उसके मन को बहुत राहत मिली। तुम पहले प्रिया को वहां से भेजना चाहते थे, परंतु उन दोनों शराबियों ने तुम्हें जाने का इरादा नहीं दिखाया। उनमें से एक ने अपनी शराब की बोतल जमीन पर जोर से पटकी। फटाक की आवाज के साथ बोतल टुकड़े टुकड़े हो गई। प्रिया तुरंत तनाव में आ गई। इसी समय दूसरा शराबी दौड़कर आया और तुम्हारे चेहरे पर एक मुक्का मारा। इस अचानक मुक्के ने प्रिया को चौंका दिया। तुम्हारा एक चश्मे का लेंस गिर गया। मार खाने के बाद भी तुम नाराज नहीं हुए, बल्कि प्रिया को धकेल दिया। मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। 500 मीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है, तुम वहां जाकर पुलिस बुला लाओ। प्रिया ने मुश्किल से उठकर जिस दिशा में बताया था भाग गई। दोनों शराबी उसका पीछा करना चाहते थे, परंतु तुमने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक गुस्से में तुम्हें लात घूंसे मारने लगा। मार खाते हुए तुमने पीछे मुड़कर देखा कि प्रिया नजरों से ओझल हो गई है। फिर तुमने दिखावा करना बंद कर दिया। तुम खड़े हुए, पहले एक की लात से बचे, फिर दूसरे के मुक्के को पकड़कर कलाई घुमा दी। तुरंत चीख सुनाई दी। तुमने उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया और टूटे हुए लेंस को उतारकर धीरे से बोले,
तुम दोनों को पता है मैंने यह चश्मा बनवाने में कितनी मेहनत की थी और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे। तुमने सामने वालों को देखा। लड़ाई क्षमता विश्लेषण तुरंत काम करने लगा। उनके सिर पर उनके लड़ाई क्षमता मूल्य और बुराई क्षमता मूल्य दिखाई दिए। उन दोनों की कुल लड़ाई क्षमता 100 से भी कम थी, जबकि तुम्हारी लड़ाई क्षमता 568 थी। आम इंसानों का बुराई क्षमता मूल्य 10 से नीचे रहता है। 10 से ऊपर का मतलब उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं। वे दोनों बहुत निचले स्तर के गुंडे थे। हालांकि उन्हें अभी भी समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं था। वे फिर से मिलकर तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, परंतु उनकी हरकतें तुम्हें पूरी तरह दिख रही थीं। उन्होंने बहुत मारा परंतु तुम्हें छू भी नहीं पाए और वे खुद ही थक कर चूर हो गए। तुमने यह देखकर अपनी कलाइयां घुमाईं। उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। कुछ ही मिनटों में सुअर काटने जैसी चीखें एक के बाद एक सुनाई दी। काम खत्म करने के बाद तुमने चश्मा उठाया और शान से वहां से चले गए, जबकि वे दोनों पिटपिटाकर बुरी तरह सूज गए थे। आधे महीने में भी मुश्किल से उठ पाएंगे। इसी समय सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, मेजबान ने 2 निम्न स्तरीय बुरे लोगों को समाप्त किया। बुराई क्षमता मूल्य में 30 की वृद्धि। वर्तमान लड़ाई क्षमता मूल्य 568। दूसरी ओर प्रिया तुम्हारे बताए स्थान पर पहुंची, परंतु वहां सिर्फ एक किराने की दुकान थी। प्रिया को तुरंत बुरा एहसास हुआ। वह वापस भागी, रास्ते में एक ईंट भी उठा ली। परंतु जब प्रिया वहां पहुंची तो उसने देखा कि दोनों शराबी बेहोश पड़े हैं और तुम्हारा तो कोई निशान भी नहीं था। प्रिया फिर से हैरान हो गई। उसने तो तुम्हें एक अच्छा छात्र मान लिया था, परंतु अब यह क्या है? आसपास कोई नहीं था जो तुम्हें बचाने आता, तो इसका मतलब तुमने ही उन्हें पीटा होगा। आर्यन, तुम आखिर हो कौन? प्रिया को तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुकता होने लगी। चांगान स्ट्रीट के वाइल्ड फायर बार में तुम बार पर बैठे एक विशेष कॉकटेल पी रहे थे। सुमित, वह काला ब्लैक डॉग कल गोदाम से भाग गया। वह कैसे भागा? सुमित, वह कोमल लड़का था जिसे तुमने पहले बचाया था और बाद में वह तुम्हारा साया बन गया। सुमित ने एक पीले बालों वाले लड़के मनीष को तुम्हारे सामने घसीटा और फिर समझाया। भाई, कल जब हमने चांगान स्ट्रीट पर कब्जा किया तो सारे साथी शराब पीने चले गए, इसलिए इस लड़के को काला पर निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया। परंतु यह बदमाश सो गया। काले के पास कहीं से एक चाकू था। उसने रस्सी काटी और खिड़की से कूद कर भाग गया। भाई, बताओ इस लड़के का क्या करें? मनीष डर कर कांप रहा था। यह उसका पहली बार काली नागिन संगठन के सरदार से मिलना था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह शिष्ट युवक पूरे समुद्र नगर में हलचल मचाने वाला एक मुक्के का राक्षस होगा। तुमने मनीष को देखा और उसके कपड़े पर हाथ फेर कर कहा, घबराओ मत, कोई बात नहीं। मनीष ने राहत की सांस ली। तुमने मनीष से कहा, असल में जब काला भाग रहा था तब तुम सोए नहीं थे, है ना? मनीष की राहत पल भर में हवा हो गई। वह घुटनों के बल गिर गया। सरदार, मुझ पर जुल्म है। उस दिन मैं सच में सो गया था। तुमने यह सुनकर हंसी। यार, काले को तो मैंने खुद बेहोश किया था। 10-15 दिन तक वह उठ नहीं सकता। अगर किसी ने उसकी मदद न की होती तो वह कैसे भागता? मनीष ने देखा कि उसकी पोल खुल गई। उसने और बहाने नहीं बनाए, बल्कि एक ठंडी हंसी हंसा। तुमने मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया तो चलो तुम मरो। उसने अचानक अपनी जेब से एक स्प्रिंग चाकू निकाला और सीधे तुम्हारी छाती पर वार किया। इस अचानक हमले ने सुमित को चौंका दिया। उसके दिमाग में वह पल कौंधा जब तुमने उसकी जान बचाई थी। परंतु सुमित की चिंता बेकार थी। अब तुम वह पढ़ाकू नहीं रहे। तुमने शरीर हल्का सा घुमाकर मनीष के चाकू से बचा और फिर उसके सिर पर एक मुक्का जड़ा, इतनी ताकत से कि मनीष बार की सख्त मेज से जा टकराया। जब वह बेहोश हुआ तो तुमने उसका चाकू छीन लिया और सुमित को दे दिया। सुमित, इस मनीष के पीछे कौन है? इसका पता लगाओ और सारे साथियों को समुद्र नगर में काले की तलाश के लिए बुलाओ। सुमित ने चाकू संभाला, फिर मनीष को एक लात मारी और गुस्से में उसे और मुक्के मारे। आखिरकार मनीष तो वही था जिसे वह लाया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वह खुद को माफ न करता। सुमित को मनीष को ले जाते हुए सिस्टम की आवाज फिर आई, बधाई हो, मेजबान ने एक निम्न स्तरीय बुरे व्यक्ति को समाप्त किया। बुराई क्षमता मूल्य में 56 की वृद्धि। वर्तमान लड़ाई क्षमता मूल्य 644। इसी समय एक 5 सितारा होटल में एक लाल बालों वाला युवक रोहन रेड वाइन पी रहा था। उसके सामने एक व्हील चेयर पर बैठा, सिर से पैर तक पट्टियों में लिपटा एक गंजा आदमी था। यही भागा हुआ काला था। काला ने कहा, मिस्टर रोहन, उस काली नागिन संगठन का सरदार बहुत ताकतवर है। उस दिन अकेले ही उसने हमारे काला गिरोह में घुसकर तबाही मचा दी। रोहन ने बेपरवाही से कहा, काला, तुम मेरे तरीके जानते हो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। काली नागिन संगठन पर कब्जा करो। अगर न कर पाए तो तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। यह सुनकर काला डर से कांप उठा। होटल से निकलकर काले ने तुरंत मनीष को फोन किया, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि मनीष पकड़ा गया है। तुम्हें सच में खत्म करने के लिए उसे एक भरोसेमंद हत्यारे की जरूरत थी, क्योंकि अगर तुम नहीं मरे तो वह काली नागिन संगठन पर कब्जा नहीं कर सकता। दूसरी ओर वाइल्ड फायर बार के एक निजी कमरे में सुमित तुम्हें देख रहा था। भाई, मैंने सब पता लगा लिया है।
वह राहुल हमारी काली नागिन संगठन में गद्दार है और मनीष ने जानबूझकर उसे भगाया और चाकू मारने की कोशिश भी काले के कहने पर की थी। तुमने सुनकर संदेह किया, सुमित, क्या तुम्हें यकीन है कि राहुल के पीछे सिर्फ काला है? सुमित हैरान हुआ। तुमने आगे कहा, काला गिरोह हमने खत्म कर दिया, परंतु जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो क्या अजीब नहीं लगता? 1 साल पहले काला गिरोह हमारी तरह अचानक प्रकट हुआ। 1 साल से भी कम समय में समुद्र नगर का एक मशहूर अंडरवर्ल्ड समूह बन गया। मेरी जानकारी के अनुसार काला पहले एक बेकार बदमाश था, फिर उसे अचानक बहुत सारा पैसा मिला। उस पैसे से उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके काला गिरोह बनाया। तुम्हें नहीं लगता उसके पीछे कोई और है? सुमित को भी कुछ गड़बड़ लगी। तुमने मुस्कुराकर कहा, हमें काले को ढूंढने के बहाने उसके असली मालिक को ढूंढना है, परंतु उस मालिक की ताकत कम नहीं होगी, इसलिए हमें सतर्कता बरतनी होगी। सुमित ने सब समझ लिया और पूरे जोश से चला गया। तुमने पूरे वाइल्ड फायर बार को देखा। पहले यह काला गिरोह का अड्डा था, अब यह काली नागिन संगठन के कब्जे में है। संगठन के सदस्य कुछ 100 हैं, जिनमें ज्यादातर वे गरीब युवा हैं जिन्होंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया और समाज में मजदूरी करते हैं, परंतु फिर भी अच्छे दिल के हैं। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि उन युवाओं को एक सुरक्षित परिवार देना है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इन गरीब युवाओं के अलावा संगठन में कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो समुद्र नगर विश्वविद्यालय में तुम्हारे साथ पढ़ते हैं। ये सभी तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसमें शामिल हुए हैं। इतने समय से तुम्हारी पहचान नहीं खुली, इसका श्रेय भी इन्हीं को है जो स्कूल में तुम्हारा कवर करते हैं। अब काली नागिन संगठन के बढ़ते प्रभाव के कारण बहुत से लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिससे सदस्यों में मिलावट बढ़ गई है। इसलिए तुम्हें संगठन को अच्छी तरह सुधारना होगा। तुमने चांगान स्ट्रीट पर कब्जा करना सिर्फ पहला कदम है। अगला कदम संगठन का प्रभाव और फैलाना है। एक दिन तुम काली नागिन संगठन का नाम पूरी दुनिया में गूंजाओगे। अगले दिन समुद्र नगर विश्वविद्यालय के मैदान में एंकर प्रिया माइक्रोफोन ली लाइव दर्शकों को कार्यक्रम के नियम बता रही थी। एक जोशीले संगीत के साथ कार्यक्रम में भाग लेने वाले 6 युवा एक एक करके मंच पर आए। 3 अच्छे छात्र और 3 बदमाश छात्र। अच्छे छात्रों में एक लड़की भी थी, उसका नाम था अनन्या। जब तुम मंच पर आए तो अनन्या की आंखें चमक उठीं। वह इस कार्यक्रम में आई थी क्योंकि जब राष्ट्रीय कॉलेज इनोवेशन प्रतियोगिता हुई थी तब तुमने बहुमत से पहला स्थान जीता था और उस पर तुम्हारी गहरी छाप पड़ी थी। इस समय तुम उसके पास आए और नमस्ते कहा। अनन्या नमस्ते। अनन्या इतनी घबरा गई कि बोलते बोलते रुक गई। आर्यन नमस्ते। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि अनन्या इतनी शर्मीली है, परंतु तुमने ज्यादा नहीं सोचा। तुम 2 बदमाश छात्रों विशाल और विक्रम के पास आए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विशाल और विक्रम अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि तुम पहले नमस्ते करोगे। दोनों के दिल में कुछ अच्छा एहसास हुआ। आखिरी युवक भी आया। यह एक टैटू वाला लड़का था जिसकी नजरों में घमंड था। उसका नाम था दिग्विजय। उसने कक्षा 8 में एक सहपाठी को इतना पीटा कि वह आईसीयू में चला गया और वह अपने माता पिता के लिए सिरदर्द बन गया। लाइव दर्शकों ने दिग्विजय को देखकर उसका तिरस्कार किया। दिग्विजय अकड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ा। तुम्हारे अलावा बाकी सभी उससे दूर हट गए, परंतु तुम बिल्कुल नहीं डरे। दिग्विजय को लगा कि तुम उससे नहीं डरते। स्कूल में सारे अच्छे छात्र उससे दूर भागते थे, परंतु तुम अलग थे। उसने तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि एक तिरस्कार भरी नजर देखी। उसे लगा कि तुमने उसे चुनौती दी है, इसलिए वह घमंड से तुम्हें घूरने लगा। तुमने हंसते हुए कहा, अगर तुम फिर घूरे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तुमने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, कार्यक्रम में आए हो तो यह मुलाकात है, और क्या तुम सच में मेरी आंखें निकाल सकते हो? दिग्विजय को किसी की उकसाहट बर्दाश्त नहीं थी। उसने तुम्हारे चेहरे पर एक मुक्का मारा। वह बंदर बनाकर सबको दिखाना चाहता था कि वह खिलौना नहीं है। दिग्विजय का मुक्का तुम्हें बहुत कमजोर लगा। तुमने सिर घुमाकर बचा लिया। तुमने दिग्विजय के सिर को देखा। उसके सिर पर 2 पंक्तियां दिखाई दी। लड़ाई क्षमता मूल्य 68, बुराई क्षमता मूल्य 87। दिग्विजय अक्सर लड़ता था। यह लड़ाई क्षमता उचित थी, परंतु बुराई क्षमता मूल्य थोड़ा ज्यादा था, जो तुम्हारी उम्मीद से बाहर था। तुमने उसके मुक्के से बचकर एक तरफ हट गए। दिग्विजय संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। वह उठकर फिर तुम्हें मारना चाहता था, परंतु कार्यक्रम के लोगों ने उसे रोक लिया। बहुत समझाने के बाद दिग्विजय ने चुप रहना मंजूर किया, परंतु उसने गुस्से से तुम्हें घूरते हुए कहा, बच गया आज। कार्यक्रम खत्म होने पर देखता हूं कैसे मारता हूं। तुमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लाइव दर्शक तुम्हारे लिए चिंतित हो गए। बेचारा आर्यन, इतना अच्छा बच्चा एक गुंडे से धमकी खा रहा है। कार्यक्रम वालों, आर्यन की सुरक्षा करो। एंकर प्रिया ने कमेंट देखे और मन ही मन हंसी। वह जानती थी कि तुम कितने ताकतवर हो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुम जाने ही वाले थे कि प्रिया ने तुम्हें रोका। आर्यन, उस रात तुम कैसे बच निकले? तुमने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में पहले से ही जवाब है ना?
यह कहकर तुम चले गए। दूसरी ओर कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिग्विजय तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब वह एक सुनसान गली के मुंह पर पहुंचा तो एक छोटे बालों वाली लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। वह थी अनन्या। दिग्विजय ने भौहें चढ़ाकर कहा, अनन्या, मुझे क्यों रोक रही हो? हट जल्दी। आम दिनों में शांत और भली भाली अनन्या की नजरें इस समय ठंडी हो गईं। तू आर्यन को मारने वाला था, है ना? दिग्विजय ने उलझन में कहा। हाँ, मैंने क्या किया? मुझे यहां मत रोक। अनन्या ने बिना कुछ कहे दिग्विजय के चेहरे पर एक मुक्का मारा। यह मुक्का बहुत तेज और सटीक था, सीधा उसकी नाक के बीचों बीच लगा। दिग्विजय ने हैरानी से अपनी नाक छुई। उसे अपमानित महसूस हुआ। वह अनन्या को मारने दौड़ा, परंतु अनन्या ने उसके मुक्के से बचकर उसकी नाजुक जगह पर एक लात मारी। दिग्विजय दर्द से जमीन पर बैठ गया। जाने से पहले अनन्या ने धमकी दी, अगर तू फिर आर्यन को परेशान किया तो अगली बार तुझे हिजड़ा बना दूंगी। स्कूल से निकलकर तुम काली नागिन संगठन नहीं गए, बल्कि समुद्र नगर प्रथम माध्यमिक विद्यालय गए, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन को खाने ले जाना था। वही तुम्हारी एकमात्र परिवार है। कुछ ही मिनटों में तुम और तुम्हारी बहन काव्या एक टैक्सी में बैठ गए। इसी समय पास की झाड़ियों में छिपा एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति चुपचाप तुम्हारे जाने का रास्ता देख रहा था। उसने अपने फोन पर तुम्हारी फोटो मिलाई, पुष्टि की कि यही उसका निशाना है, और फिर काले को फोन किया। लक्ष्य मिल गया है, अग्रिम भुगतान आने पर मैं काम शुरू कर दूंगा। फोन पर काले ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। चांगान स्ट्रीट के एक हॉटपॉट रेस्तरां में तुम दोनों खाना खा रहे थे, परंतु तुम्हें कुछ अजीब लगा, इसलिए तुमने काव्या से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, तुम यहीं रुको। तुम उठे और बाथरूम न जाकर रेस्तरां के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। रेस्तरां में छिपा हत्यारा विक्रम, यिनलांग अब विक्रम, तुम्हें जाता देखकर तुरंत उठा और तुम्हारा पीछा करने लगा। जब वह रेस्तरां से बाहर निकला तो तुम कहीं नहीं थे। जब वह उलझन में था, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अचानक उसके पीछे आ गए थे। हॉटपॉट खाते समय तुम मुझे घूर रहे थे। भाई, क्या तुम मुझे जानते हो? विक्रम ने खुद को संभालते हुए सिर हिलाया। नहीं भाई, मैंने तुझे कब घूरा? तुमने देखा कि वह मान नहीं रहा, परंतु तुमने लड़ाई क्षमता विश्लेषण से उसकी पहचान जान ली। लड़ाई क्षमता मूल्य 208, बुराई क्षमता मूल्य 126। इतना अधिक बुराई क्षमता मूल्य बताता है कि वह आम आदमी नहीं है, और 100 से ऊपर का मतलब उसने किसी को मारा है। तुम्हें तुरंत पता चल गया कि वह एक हत्यारा है। यह सोचकर कि तुम्हारी बहन अभी भी रेस्तरां में है, तुमने उससे उलझने की बजाय वापस जाकर काव्या को 500 रुपए दिए और किसी बहाने से वहां से चले गए। विक्रम ने तुरंत पीछा किया। तुमने मुस्कुराते हुए भीड़ भरी सड़कों को पार किया और एक मृत अंत, डेड एंड गली में आ गए। बाहर आ जाओ, मेरा पीछा करते करते थक गए हो? विक्रम धीरे धीरे गली के मुंह से बाहर आया। उसे हैरानी हुई, तुझे कैसे पता चला? तुमने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि चश्मा उतारकर कलाइयां घुमाई। तू मुझे मारना चाहता है, आजा, पहले तू हमला कर, तो कुछ पल और जी सकता है। अगर मैं पहले करूं तो शायद तेरा खेल खत्म। विक्रम तुम्हारी अकड़ देखकर गुस्सा हो गया। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और बिजली की रफ्तार से तुम्हारी गर्दन पर वार किया। तुम न केवल डरे, बल्कि होंठों के कोने ऊपर उठाए। बहुत दिनों बाद ऐसा उत्साह मिला है। उम्मीद है तू थोड़ा और मार खा सके, वरना मजा नहीं आएगा। विक्रम को लगा कि तुम बहादुरी दिखा रहे हो, परंतु जब उसका चाकू तुम्हारी गर्दन तक पहुंचा तो तुम भूत की तरह वहां से गायब हो गए। विक्रम को बस हवा का एक झोंका लगा और तुम उसकी पीठ के पीछे आ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तुमने जोर से उसके पिछवाड़े पर एक लात मारी, इतनी ताकत से कि वह 7-8 मीटर दूर जा गिरा। विक्रम मुश्किल से उठा। उसकी नजरें बदल गईं। उसने कुछ चाकू निकाले और तुम पर फेंके। तीनों चाकू तुम्हारी गर्दन, छाती और पेट पर निशाना साध रहे थे। उसकी पहचान एक कुशल हत्यारे के रूप में उसके परिवार की चाकू फेंकने की कला के कारण थी। आम लोग इसे नहीं बचा सकते, परंतु उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। तुम न केवल बचे, बल्कि बिना डरे चाकू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। विक्रम ने सोचा कि तुम पागल हो गए हो। अगले ही पल तुमने एक हाथ से 2 चाकू और मुंह से एक चाकू पकड़ लिया। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसके हत्यारे के करियर में इतना मुश्किल कभी नहीं आया। तुमने उन चाकुओं को हाथ में घुमाया। अब तेरी बारी। विक्रम मुंह मोड़कर भागा, परंतु कुछ ही कदम चला था कि सीटी की आवाज के साथ एक चाकू उसकी दाहिनी एड़ी में लगा और उसकी चीख पूरी गली में गूंज उठी। तुम धीरे धीरे उसके पास आए। पेशेवर हत्यारे, इतनी कमजोरी बेकार। विक्रम अब पूरी तरह घबरा गया। उसने पहले बहुतों को मारा था, परंतु जब उसकी बारी आई तो डर ने उसे पागल कर दिया। कृपया मुझे मत मारो, ये काम मैं छोड़ता हूं और तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूं, बस मुझे छोड़ दो। तुमने उसे गिड़गिड़ाते देखा और एक बेहतर विचार आया। तुझे छोड़ सकता हूं, परंतु अपने मालिक को मेरे पास ला और अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जा। अगर भागने की कोशिश की तो। तुम्हारी आवाज बहुत मृदु थी, परंतु विक्रम के लिए वह शैतान की तरह थी। तुम्हें डर नहीं था कि विक्रम भागेगा। तुमने
काली नागिन संगठन के लोगों को हर मार्ग पर तैनात कर दिया था। भागना नामुमकिन था। सारा सामान इकट्ठा करके तुमने विक्रम को जाने दिया। इसी समय सिस्टम की आवाज आई। दूसरी ओर विक्रम ने तुम्हारी बात मानने का फैसला किया। उसने काले को फोन किया। काम हो गया मालिक, तुम्हें खुद उस लड़के को सजा देनी चाहिए, मैं पता भेजता हूं। फोन पर काले को शक नहीं हुआ। अगर वह खुद तुम्हें मारता तो उसकी गुस्सा शांत होता और रोहन से इनाम भी मिलता, इसलिए वह मान गया। एक परित्यक्त कारखाने में काला एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठा इधर उधर देख रहा था, परंतु विक्रम के अलावा वहां तुम नहीं थे। काले को बुरा एहसास हुआ। उसने व्हील चेयर दौड़ाने की कोशिश की, परंतु व्हील चेयर पर बैठा वह विक्रम से कैसे भाग सकता था। जल्द ही विक्रम ने उसे पकड़ लिया, बेहोश किया और बोरी में भर दिया। वाइल्ड फायर बार में एक बाल्टी ठंडे पानी ने काले को बेहोशी से जगा दिया। तुम सिगरेट पीते हुए उसे ऊपर से नीचे घूर रहे थे। तूने मुझे मारने के लिए हत्यारा बुलाया, इतनी नफरत है मुझसे? काला डर से बड़बड़ाने लगा। सरदार, मैं तो बस आपको थोड़ा परेशान करना चाहता था। इससे पहले कि तुम कुछ कहते, सुमित ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा। क्या तू हमारे भाई आर्यन को बेवकूफ समझता है? जीना नहीं चाहता क्या? काला ने थप्पड़ खाकर भी आवाज नहीं निकाली। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि तुम उसे मत मारो। तुमने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धीरे से धुआं उड़ाते हुए कहा, काला, मैं व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहता। अगर जीना है तो बता, तेरे पीछे कौन है? काला ने तुम्हारी तीखी नजरों को देखा। वह जानता था कि रोहन बेहद क्रूर है। अगर उसने नाम बताया तो रोहन उसे नहीं छोड़ेगा, परंतु अगर नहीं बताया तो तुम भी नहीं छोड़ोगे। सोच विचार करके उसने फैसला किया कि पहले इस संकट से बाहर निकले, फिर देखा जाएगा। इसलिए बोला, मेरे पीछे समुद्र नगर का रोहन है, जो रोहन ग्रुप। जोशी जितवान अब रोहन ग्रुप का दूसरा बेटा है। तुम्हें पता था कि काले के पीछे कोई बड़ा आदमी होगा, परंतु रोहन ग्रुप का नाम सुनकर तुम्हें भी झटका लगा, क्योंकि समुद्र नगर में यह परिवार बहुत शक्तिशाली है। काला ने तुम्हें चुप देखकर सोचा कि तुम डर गए हो। उसने हिम्मत जुटाई। सरदार, समुद्र नगर में रोहन परिवार की ताकत मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब तुम मुझे छोड़ दो और रोहन साहब के साथ मिल जाओ, तुम्हारा भला होगा। सुमित उसकी अकड़ देखकर उसे मारने के लिए उठा, परंतु फिर ठिठक गया। इसी समय तुम काले के पास गए और अपनी जलती हुई सिगरेट को उसके माथे पर जोर से दबा दिया। जलन के दर्द से काला चीख उठा। तुमने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, काले, क्या तू मुझे कमजोर समझता है? अब वापस जा और अपने मालिक को खबर दे कि मैं तैयार हूं। काला विश्वास नहीं कर पाया कि तुम सच में रोहन से टकराओगे। वह बातचीत करना चाहता था, परंतु तुमने उसे मौका नहीं दिया। तुमने सुमित की तरफ इशारा किया। सुमित ने तुरंत समझकर उसका कॉलर पकड़ा और कूड़ेदान की तरह उसे बाहर फेंक दिया। पास खड़ा विक्रम चुप था। वह सोच नहीं पा रहा था कि एक कॉलेज छात्र एक अंडरवर्ल्ड गिरोह का सरदार है और अब सबसे ताकतवर उद्योगपति से टकराने जा रहा है। उसे अपना पुराना समय याद आया, जब वह चाकू फेंकने की कला के लिए मशहूर था, परंतु अपनी अकड़ के कारण एक स्थानीय उद्योगपति से भिड़ गया। सोचा कि वह टक्कर दे सकता है, परंतु परिणाम यह हुआ कि उसका घर बर्बाद हो गया और उसे हत्यारा बनकर भटकना पड़ा। उसने तुमसे पूछा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे जाने दो। तुमने विक्रम को देखकर मुस्कुराया। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है। तू तो उन लोगों को मारता है जो बड़े बड़े अपराधी हैं और पैसे अनाथालय को दे देता है। तू थोड़ा अलग है। विक्रम ने उन बातों पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बोला, मैं तो तुझे मारने आया था, यह सब संयोग है। तुमने सिर हिलाया। मुझे यह भी पता चला कि इस काम से पहले तुमने 1 लाख की सर्जरी का बिल जमा किया था और बाकी पैसे छुपा लिए थे। विक्रम ने पकड़े जाने पर कबूल कर लिया। अब मेरा कोई बंधन नहीं, जो करना है करो। परंतु तुमने उसे नहीं मारा। विक्रम ने बहुतों को मारा था, परंतु सब योग्य थे, इसलिए तुमने उसे जाने दिया। जाने से पहले विक्रम ने पूछा, आर्यन, तुम जानते हो रोहन कितना ताकतवर है, फिर भी उससे क्यों टकरा रहे हो? मरने से नहीं डरते? तुमने मुस्कुराकर कहा, जब बहुत से लोग घुटने टेक देते हैं तो कोई खड़ा नहीं रहता। मेरी डिक्शनरी में समर्पण नहीं है। विक्रम को ये शब्द गहरे लगे। उसने महसूस किया कि वह हत्यारा इसलिए बना क्योंकि वह भी घुटने नहीं टेकना चाहता था। उसने अचानक कहा, आर्यन, मैं अब नहीं जाना चाहता। मेरा मिशन फेल हो गया। हत्यारा संगठन मुझे वापस नहीं लेगा। क्या मैं तुम्हारे काली नागिन संगठन में शामिल हो सकता हूँ? विक्रम के काम तुम्हें पसंद थे, इसलिए तुमने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। काली नागिन संगठन में आपका स्वागत है। इसी समय एक शानदार होटल के कमरे में रोहन ने काले की बात सुनकर विश्वास नहीं किया। तू क्या कह रहा है? काली नागिन संगठन का वह लड़का मुझसे युद्ध करना चाहता है? रोहन गुस्से के बजाय हंसा। यह आर्यन थोड़ा दिलचस्प है। बहुत दिनों बाद किसी को मारने का मन किया। काला ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। रोहन साहब, यह आर्यन बहुत बुरा है। आप मुझे और पैसे दें, मैं कोई और बड़ा हत्यारा लाऊंगा, उसे खत्म कर दूंगा। परंतु रोहन अब काले से पूरी तरह ऊब चुका था। उसने उदासीनता से एक ठिठकी बजाई और अंधेरे कोने से एक मजबूत और क्रूर दिखने वाला आदमी बाहर आया, जिसका नाम था शेर।
चैलैंग, अब शेर। रोहन ने शेर को आदेश दिया, इसे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। शेर ने सम्मान से सिर हिलाया। जैसे जैसे शेर पास आ रहा था, काला डर से पसीने पसीने हो गया। उसने रोहन से दया की गुहार लगाई, परंतु रोहन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस नाजुक पल में काले ने अचानक चिल्लाया, रोहन साहब, आर्यन की बहन समुद्रनगर प्रथम माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है। अगर हम उसे उठा लें तो आर्यन हमारी मुट्ठी में होगा। रोहन ने यह सुनकर तुरंत शेर को रोका। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। इस बार शेर तुम्हारे साथ जाएगा। अगर फिर असफल हुए तो तुम्हारा अंजाम कुत्तों को खिलाने से भी बुरा होगा। काला ने तुरंत वादा किया। जल्द ही सोमवार आया और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का समय हो गया। प्रिया ने माइक्रोफोन उठाकर कहा, आज का कार्यक्रम है। 6 युवक जोड़े बनाकर अलग अलग कामों का अनुभव करेंगे। आज का काम है कुरियर डिलीवरी सॉर्टर। हर जोड़ी के सामने उतने ही पार्सल होंगे। जो जोड़ी पहले सारे पार्सल डिलीवर कर देगी वह आज की विजेता होगी। नियम बताने के बाद 6 युवक अपने अपने साथी ढूंढने लगे। विशाल और विक्रम ने आपस में जोड़ी बना ली। एक खेल प्रेमी छात्र जय ने शांत अनन्या की तरफ देखा। अनन्या, क्या तुम मेरे साथ जोड़ी बनाओगी? उसे लगा कि उसकी सूरत और खेल क्षमता अनन्या को आकर्षित करेगी, परंतु अनन्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे तुम्हारे पास आई। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तुमने अनन्या को देखा, थोड़ा सोचा। इन सब में सबसे रहस्यमय अनन्या लगी, क्योंकि उसकी लड़ाई क्षमता 108 थी, जिसने तुम्हारी दिलचस्पी जगाई। इसलिए तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जय ने यह देखकर मन में मुट्ठी भींच ली। दूसरी ओर दिग्विजय को भी कोई पसंद नहीं आया। अगर अनन्या तुम्हारे साथ जुड़ गई तो उसके लिए तुम्हें मारना और मुश्किल हो जाएगा, परंतु चारा हाथ आने पर उसे गुस्सा दबाकर रखना पड़ा और मौका ढूंढना था कि कब तुम्हें पीटे। जब जोड़े बन गए तो कार्यक्रम वाले तुम्हें एक कुरियर डिलीवरी सेंटर ले गए। प्रिया नियम समझा रही थी। आपके सामने 5 पार्सल, एक साथी पार्सल की जानकारी और लोडिंग करेगा, दूसरा बाइक से डिलीवरी करेगा। समय 2 घंटे। दिग्विजय ने ऊब कर कहा, इस गर्मी में मैं कुरियर देने नहीं जाऊंगा। उसके साथ ही जय ने मजबूरी में कंधे उचकाए। इसी समय तुमने दिग्विजय को चिढ़ाया। हारने से डर लगता है, सीधा कह देना, हारना शर्म की बात नहीं है। दिग्विजय ने यह सुनकर गुस्से से चीख मारी, किसको डर लगता है? अब मैं जाता हूं और तुमसे पहले डिलीवरी करके दिखाता हूं। इस तरह दिग्विजय ने अपनी अनिच्छा छोड़ दी और कार्यक्रम शुरू हो गया। तीनों जोड़ियों ने काम शुरू किया। अनन्या तुम्हारे सामने अपनी काबिलियत दिखाना चाहती थी, इसलिए बहुत मेहनत से काम कर रही थी। पार्सल छांटने में वह जय नाम के खिलाड़ी से भी तेज थी। तुमने सोचा नहीं था कि अनन्या इतनी मेहनत करेगी। तुम पार्सल उठाने में उसकी मदद करना चाहते थे, परंतु उसने मना कर दिया। दूसरी ओर विशाल और विक्रम ने पार्सल के ढेर को देखा और हिलने का मन नहीं किया। आलस उन पर साफ झलक रहा था। जय और दिग्विजय दोनों के अंदर गुस्सा था, इसलिए हालांकि अलग अलग, परंतु दोनों ने काम बखूबी किया और जल्द ही पार्सल गाड़ी में लाद दिए। जब डिलीवरी की बारी आई तो तुमने पहले बाइक की चाबी ली। तुम अनन्या को अकेले काम करने नहीं दे सकते थे। जब तुम बाहर निकले तो दिग्विजय को बदला लेने का मौका मिला। उसने एक और डिलीवरी बाइक छीन ली और बिना कुछ कहे तुम्हारा पीछा करने लगा। सड़क पर तुम नेविगेशन के हिसाब से पार्सल डिलीवर कर रहे थे, परंतु पीछे मुड़कर देखा तो दिग्विजय बाइक पर तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसका रास्ता तुमसे अलग था, इसलिए तुम समझ गए कि वह झगड़ा करने आया है। कार्यक्रम का कैमरा क्रू भी यह सब रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव दर्शक तुम्हारे लिए चिंतित होने लगे, परंतु तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। कार्यक्रम वालों को चकमा देकर तुमने अचानक रास्ता बदला और एक भीड़ भाड़ वाली परंतु संकरी गली में घुस गए। दिग्विजय ने भी तुरंत बाइक घुमाकर पीछा किया। कार्यक्रम की कार बहुत बड़ी थी, इसलिए गली में नहीं घुस पाई। एक सुनसान जगह पर तुमने बाइक रोकी और दिग्विजय ने भी रोकी। उसने चारों तरफ सूनापन देखा और बहुत उत्साहित हो गया। आर्यन, आज मैं तुझे अच्छी तरह मारूंगा ताकि पता चले मैं कितना खतरनाक हूं। तुमने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाली, परंतु पूरे शरीर को टटोला तो लाइटर नहीं मिला। तुमने दिग्विजय से पूछा, लाइटर है? दिग्विजय को विश्वास नहीं हुआ कि एक राज्य टॉपर सिगरेट पीता है और उससे लाइटर मांगता है। होश में आकर वह गुर्राया, हाँ लाइटर है, परंतु मैं तुझे मारने आया हूं, भूल गया? तुमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिगरेट कान पर रख ली। दिग्विजय गुस्से से चिल्लाया, आर्यन, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूं। अगर घुटनों पर बैठकर मुझे भाई नहीं कहा तो मैं मारूंगा। 3, 2। दिग्विजय ने 2 मुंह से निकाला ही था कि तुम बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गए और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा, इतनी ताकत से कि दिग्विजय की नाक जमीन पर जा लगी और सख्त सीमेंट फट गया। दिग्विजय बेहोश हो गया। तुमने बिल्कुल शांति से बाजू हिलाया, दिग्विजय की जेब से लाइटर निकाला, अपनी सिगरेट जलाई, धीरे धीरे पीने के बाद उसके पास आए और अपना पैर उसके दाहिने हाथ पर रख दिया। धीरे धीरे दबाव बढ़ाने पर दिग्विजय चीख कर जाग गया। उसने तुम्हें देखा और तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, आर्यन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तुम्हारा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था।
आखिरकार कार्यक्रम चल रहा था और अगर वह अचानक गायब हो गया तो तुम्हें मुसीबत हो सकती थी। इसलिए तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मुझे याद नहीं, शायद मैं रास्ता भूल गया था और तू बाइक से गिर गया है ना। दिग्विजय ने पागलों की तरह सिर हिलाया। हाँ हाँ भाई, जैसा तुम कहो, हम यहाँ रास्ता भूल कर आए थे और मैं बाइक से गिर गया। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और फिर तुम दोनों बिना किसी बात के कार्यक्रम में वापस आ गए। लाइव दर्शकों ने दिग्विजय को घायल देखा और सवाल पूछे। कार्यक्रम वालों ने पूछा कि दिग्विजय को क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया, गिर गया था। खेल खत्म होने पर तुमने और अनन्या ने पहला स्थान जीता। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुम स्कूल वापस आए। छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते तुम्हें बहुत काम निपटाना था। छात्र संघ में पहुंचते ही एक चश्मे वाला लड़का मिला। भाई, आखिरकार आप आए। इस समय शेर ने काले को इशारा किया, परंतु काला हिला नहीं। शेर ने तिरस्कार से कहा, बुजदिल, अगर तुझे उसमें दिलचस्पी नहीं तो मैं मजा लेता हूं। जैसे ही शेर काव्या की तरफ बढ़ा, काव्या ने चाकू पकड़ लिया। अगर शेर उसे छूता तो वह टक्कर लेती। इसी नाजुक पल में काला ने शेर को रोका। शेर भाई, अगर हम आर्यन की बहन को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसे ब्लैकमेल करना मुश्किल हो जाएगा और रोहन साहब को जवाब देना मुश्किल होगा। शेर ने हाथ खींच लिया और काव्या ने राहत की सांस ली। इसी समय तुम काली नागिन संगठन वापस न आकर एक सुनसान जगह पर एक अजीब नंबर डायल किया। विक्रम, मैंने तुझसे कहा था कि तू इन 2 दिनों काले पर नजर रख, उसे शक तो नहीं हुआ। असल में तुमने काव्या को कोई लोकेटर नहीं दिया था क्योंकि तुम अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। तुम्हें अंदेशा था कि काला आसानी से हार नहीं मानेगा और उसके पीछे रोहन जरूर कुछ करेगा, इसलिए तुमने विक्रम को काले पर नजर रखने को कहा था। हाल ही में तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए अगर कोई काव्या का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल करता तो वह काला ही हो सकता है। विक्रम का जवाब सही निकला। सरदार, काले को मेरी गतिविधि का पता भी नहीं चला, परंतु आज मैंने देखा कि काला और एक और आदमी समुद्र नगर प्रथम माध्यमिक विद्यालय गए और एक लड़की को बेहोश करके ले गए। फिर चिंगच्ची स्ट्रीट के एक बार में एक निजी कमरा लिया। मैं अभी उसी कमरे के बगल में हूँ। यह सुनकर तुम्हें पक्का हो गया कि वह लड़की काव्या ही है और तुम्हें बहुत पछतावा हुआ कि काले को पहले मारना चाहिए था। खरपतवार को जड़ से उखाड़ना चाहिए। यह कहावत सच है। इस बार तुमने काले को मारने का पक्का इरादा कर लिया। तुमने विक्रम से कहा, काले पर पूरी नजर रख, खासकर उस लड़की की सुरक्षा का ध्यान रख। विक्रम ने तुरंत समझ गया। फिर विक्रम ने बार का पता बताया और तुमने तुरंत चिंगची स्ट्रीट के लिए टैक्सी ली। तुमने सुमित या अन्य साथियों को नहीं बुलाया क्योंकि बहुत शोर करने से शिकार सतर्क हो सकता था। 10-15 मिनट बाद तुम और विक्रम बार में मिले। यह बार भी काली नागिन संगठन की संपत्ति थी, इसलिए बार के सारे लोग तुम्हें पहचानते थे। उन्होंने तुम्हें देखा तो बहुत खुश हुए। तुमने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कुछ लोगों को बार के हर निकास पर खड़ा कर दिया और किसी को बाहर नहीं जाने दिया। फिर तुम विक्रम के साथ चुपके से काले के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। कमरे के अंदर काला और शेर ने आहट सुनी और चौंक गए। शेर ने कहा, काला, चल भागते हैं। परंतु काला बेपरवाह था। शेर भाई, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यहाँ आर्यन कभी नहीं आ सकता। अब समय हो गया है, मैं आर्यन को फोन करता हूं। इतना कहना था कि कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खुल गया। काले, फोन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूं। तुमने अंदर आकर बंधी हुई काव्या को देखा। बचपन से तुम उसे बहुत प्यार करते थे और अब वह बंधी हुई सोफे पर पड़ी थी, जिससे तुम्हारा गुस्सा काले और शेर पर सीधा चढ़ गया। काला ने तुम्हें आते देखा तो सकपका गया। आर्यन, तू यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि हमने तेरी बहन को उठाया? यह नामुमकिन है। तुम्हारे जवाब देने से पहले शेर ने काले का कॉलर पकड़ा। काला, तूने तो कहा था कोई नहीं आएगा। बेकार! शेर बहाने सुनना नहीं चाहता था। उसने काले के चेहरे पर एक मुक्का मारा। दांत तक हिल गए। फिर भी शेर नहीं रुका। उसने काले के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ों से भून डाला, एक से एक बढ़कर। तुमने यह सब चुपचाप देखा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। काला बेहोशी की कगार पर पहुंच गया। उसने आखिरी ताकत से गिड़गिड़ाया, शेर भाई, मुझे माफ करो, मत मारो। आर्यन की बहन तो हमारे पास है, जब तक बंधक है, मौका है। यह सुनकर शेर को होश आया। उसने काले को फेंक दिया और बंधक काव्या को पकड़ने के लिए बढ़ा, परंतु जो उसने देखा वह हैरान करने वाला था। काव्या, जो पहले बेहोशी का नाटक कर रही थी, अचानक जाग गई। असल में जब शेर काले को पीट रहा था, तभी काव्या ने रस्सी काट ली थी। शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह भागकर काव्या को पकड़ना चाहता था, परंतु तुम आगे आ गए और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। काव्या, तुम ठीक हो? काव्या ने तुम्हारी प्यार भरी आवाज सुनी और बरबस रोने लगी। उसे इतना रोता देखकर तुम्हारा गुस्सा बेकाबू हो गया। तुमने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, काव्या को बाहर ले जा, ये दोनों मेरे लिए छोड़ दें। विक्रम ने सिर हिलाया और काव्या को बाहर ले गया। तुमने शेर को ठंडी नजरों से देखा। लड़ाई क्षमता विश्लेषण तुरंत चालू हुआ। लड़ाई क्षमता मूल्य 253, बुराई क्षमता मूल्य
374 शेर की लड़ाई क्षमता विक्रम के बराबर थी, परंतु बुराई क्षमता मूल्य कहीं ज्यादा था, यानी उसने बहुत बुरे काम किए थे। शेर ने सोचा कि तुम अकेले मरने आए हो। वह हंसा। आर्यन, अगर पहले वाले सब साथ होते तो शायद मैं फंस जाता, परंतु अकेला तो तू मेरे सामने क्या टिकेगा। इतना कहकर उसने अपनी कमीज उतार दी। छाती पर एक भयानक चीता का टैटू था और उस पर 2 10-15 सेमी के निशान थे जो टैटू को और खतरनाक बना रहे थे। तुमने भी अपनी कमीज उतार दी। टैटू हर किसी के पास होता है। गुस्से के कारण तुम्हारी पीठ पर एक जीवंत 9 नाखून वाला काला अजगर ड्रैगन का टैटू दिखाई देने लगा। यह टैटू किसी बूढ़े आदमी ने खास स्याही से बनाया था जो केवल जोश या लड़ाई के वक्त ही दिखता है। शेर को लगा कि वह काला अजगर जीवित है। वह उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था। लड़ाई से पहले ही उसका हौसला टूट गया, परंतु उसने जबरन ताकत जुटाकर एक छोटा चाकू निकाला और तुम्हारी गर्दन पर वार किया। परंतु उसका हमला तुम्हें बच्चों के खेल जैसा लगा। तुमने हल्के से बचकर उसका हर वार चकमा दिया। उसने कितनी भी तेज या टेढ़ी चाल चली, तुम्हें छू नहीं सका। 1 दर्जन से ज्यादा चक्कर लगाने के बाद शेर हाँफने लगा। तुमने कलाई घुमाई। शेर को बुरा एहसास हुआ। वह भागने की कोशिश करने लगा, परंतु तुम्हारी गति उससे कहीं तेज थी। उसके समझने से पहले ही तुमने उसके हाथ से चाकू उड़ा दिया और उसे बेहोश कर दिया। फिर मुक्कों की झड़ी ने उसे ढक लिया। आधे मिनट में शेर पूरी तरह गिर पड़ा। जब वह उपाय सोच ही रहा था, तुमने जमीन पर पड़ा तेज चाकू उठाया और उसकी डरी हुई नजरों के सामने तुम्हारा साया नजदीक आया। चाकू तेजी से नीचे गिरा। बार के वॉशरूम में तुमने खून से सने हाथ धोए, फिर काव्या के साथ काफी देर तक बैठे रहे। जब वह सोने लगी तो तुमने उसे घर छोड़ा। जाने से पहले तुमने विक्रम को काव्या की रक्षा करने का निर्देश दिया। आधे घंटे बाद तुम वाइल्ड फायर बार पहुंचे, जहां सुमित पहले से इंतजार कर रहा था। उसे काव्या के सुरक्षित होने की खबर मिली थी, फिर भी उसने कहा, भाई काव्या बच गई, परंतु साथियों को बहुत गुस्सा है, क्या हम यूं ही छोड़ दें? तुमने गुस्से में जवाब दिया, जिन लोगों ने काव्या को हाथ लगाने की हिम्मत की, उन्होंने हमें चुनौती दी है। मैंने पहले ही रोहन साहब को एक तोहफा भेज दिया है। इसी समय रोहन बार से लौटकर अपने होटल के कमरे में आया और दरवाजा खोलकर वहीं शराब के नशे से जाग गया। उसके सामने होटल के बिस्तर पर 2 लाशें पड़ी थीं और एक बैनर लटका था, रोहन साहब, आज रात की नींद शुभ हो। बिस्तर पर पड़े उन दोनों को देखकर रोहन ने दांत पीस लिए। आर्यन और काली नागिन संगठन, तुम लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बस रुको।